नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामाजिक में अपना पहला चैप्टर चल रहा है और इसके 3-4 वीडियो हम पहले बना चुके हैं। और इससे पूर्व वाले वीडियो में हम कई वंशों के बारे में पढ़ चुके हैं। पाल वंश जैसे था, इसी तरह वर्धन वंश, चोल वंश और राष्ट्रकूट वंश, है ना। तो इस तरह के हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पल्लव वंश से। तो निकाल लीजिए आप आपका पेज नंबर 16, उस पर पल्लव वंश, कल हमने यही राइट लगाया था। तो आज पढ़ते हैं इसको। इस वंश के शासक अर्काट, मद्रास, त्रिचन्नापल्ली तथा तंजौर के आधुनिक जिलों पर राज्य करते थे। ठीक है। शिलालेखों में पहले पल्लव राजा का उल्लेख कांची के विष्णुगोप का मिलता है। ठीक है। शिलालेखों में सबसे पहले पल्लव राजा का उल्लेख कांची के विष्णुगोप का मिलता है। कांची का कौन था? विष्णुगोप। पल्लवों में सिंह विष्णु 6वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में सिंहासन पर बैठा। इन्हीं पल्लवों में सिंह विष्णु नाम का व्यक्ति था, वो 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, लास्ट में सिंहासन पर बैठा। उसके बाद लगभग 2 शताब्दियों तक पल्लवों ने राज्य किया। प्रमुख पल्लव राजाओं के नाम महेंद्र वर्मा फर्स्ट, लगभग इसका शासन रहा 600 से 625 ईस्वी तक। फिर आया नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय। ठीक है। ये प्रथम द्वितीय ऐसे लगाए जाते हैं कि इसके नाम के और भी व्यक्ति हुए थे, जैसे महेंद्र वर्मा, फिर एक और महेंद्र वर्मा आया, तो इसको पर सेकंड करके पढ़ते हैं। ठीक है ना। परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा द्वितीय, या फर्स्ट था या द्वितीय आ गया, या महेंद्र वर्मा प्रथम या द्वितीय आ गया। फिर परमेश्वर वर्मा द्वितीय आ गया, नंदी वर्मा हो गया और नंदी वर्मा द्वितीय, तथा एक और है अपराजय। ये पल्लव वंश के राजाओं के नाम हैं। इन लोगों का, इन राजाओं ने शासन किया। आगे देखते हैं। महेंद्र वर्मा महान वास्तु निर्माता था। वास्तु निर्माता मतलब यूँ कह सकते हैं जैसे महल, दुर्ग, किले आदि स्ट्रक्चर निर्माण में बहुत ज़्यादा जो कुशल हो, वो वास्तु निर्माता। उसने पत्थरों को तराश कर अनेक मंदिर बनवाए। महेंद्र वर्मा प्रथम ने मत्त विलास प्रहसन नामक नाटक भी लिखा। अंडरलाइन कर लो इसको। इसने कौन सा नाटक लिखा? मत्त विलास प्रहसन। उसने महेंद्र तालाब भी खुदवाया। अपने नाम से इसने क्या खुदवा दिया? तालाब। उसे लगभग 610 ईस्वी में चालुक्य राजा, चालुक्यों का राजा था, पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया। किसने हरा दिया इसको? पुलकेशिन द्वितीय। महेंद्र के पुत्र तथा उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मा ने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर दिया। लेकिन फिर महेंद्र का बेटा और उसका उत्तराधिकारी कौन? नरसिंह वर्मा, महामल्ल जिसको कहते हैं, उसने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर दिया। ने अपने पिता के हार का बदला ले लिया। इसको इसने हराया था, महेंद्र वर्मा को चालुक्य राजा ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, और उसको किसने? उसके बेटे ने, महेंद्र के पुत्र ने, नरसिंह वर्मा के ने हरा दिया 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को। और उसने राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया साहब। परंतु चालुक्यों ने 655 ईस्वी में इस हार का बदला ले लिया। फिर वापस चालुक्यों ने बदला ले लिया साहब 655 में। चालुक्य राजा कौन? विक्रमादित्य फर्स्ट ने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा जी को पराजित कर दिया और उसकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया। प्रारंभिक पल्लव राजाओं ने मामल्लपुरम तथा महाबलीपुरम नगर की स्थापना की और वहाँ पर 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया।
यहाँ चट्टानों को तराश कर मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई, यानी चट्टानों को बढ़िया करके और उनसे मूर्तियाँ बनाई गई। कांची में पल्लव राजाओं के मंदिर बनवाए। कांची में पल्लव राजाओं के बने मंदिर। पल्लव शासकों में कुछ विष्णु के उपासक थे और कुछ शिव के। ठीक है, तो ये अपना पल्लव वंश था। अगला वंश कौन सा आता है, नेक्स्ट पेज पे आप देख रहे होंगे, चालुक्य वंश। तो आइए जरा चालुक्य वंश को भी देख लेते हैं। चालुक्य वंशी पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया। पुलकेशिन फर्स्ट, द्वितीय तो वो था जो महेंद्र वर्मा से हारा था। वातापी के चालुक्यों का 13 वर्ष के व्यवधान 42 से 655 को छोड़कर 550 ईस्वी से लेकर 757 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, बीच में 13 वर्ष इन्होंने राज नहीं रहा था इनका, 42 से और 655 तक, लेकिन 550 से लेकर 757 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। चालुक्य नरेशों में चौथा पुलकेशिन द्वितीय सबसे अधिक प्रख्यात है। प्रख्यात मतलब फेमस है, प्रसिद्ध है। उसने, किसने, चालुक्यों में कौन है भाई, पुलकेशिन द्वितीय सबसे अधिक प्रख्यात था। उसने 608 में शासन ग्रहण किया। उसका राज्य विस्तार उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक था और 642 ईस्वी में पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा द्वारा पराजित हो गया। साहब किसने पराजित कर दिया, नरसिंह वर्मा ने। कौन था ये नरसिंह वर्मा, कौन था भाई, अभी पढ़ा है ना, पल्लव वंश का राजा था, महेंद्र वर्मा का बेटा था। इससे यह हार गया। पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने चालुक्य शक्ति पुनः प्रतिष्ठित की। देखो 642 में तो यह हार गया भाई नरसिंह वर्मा से। उसके बाद इसका बेटा, क्या नाम है उसका, विक्रमादित्य प्रथम, इसने चालुक्य शक्ति को फिर से इकट्ठा मजबूत करने की कोशिश की। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश को परास्त कर दिया। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश को परास्त कर दिया। ठीक है, और कल्याणी को अपनी राजधानी बनाकर नए चालुक्य राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश को परास्त कर दिया और कल्याणी को अपनी राजधानी बना लिया। साहब कौन, ये विक्रमादित्य पुलकेशिन द्वितीय का बेटा था, पुलकेशिन के पुत्र, ये फर्स्ट था इसका। फिर ये विक्रमादित्य सेकंड आया। इसने राष्ट्रकूट के राजा को हरा करके कल्याणी को अपनी राजधानी बना लिया और नए चालुक्य राज्य की स्थापना कर दी। ये नया राज्य 973 से 1200 ईस्वी तक सत्तासीन रहा भाई। कहा नया जो चालुक्य था ये 973 से 1200 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। कल्याणी के इस चालुक्य राज्य का एक लंबे अरसे तक तंजौर के चोलवंशी शासकों से संघर्ष रहा। देखो किसी न किसी राजा का किसी न किसी राज्य से संघर्ष चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है। तो ये जो कल्याणी के चालुक्य थे इनका संघर्ष किससे चलता रहा, तंजौर के चोलवंशी शासकों से चलता रहा। सत्याश्रय नामक चालुक्य राजा को चोल नरेश राजराज ने परास्त कर दिया। बस एक दूसरे से लड़ते रहते थे, ये इससे लड़ गया, ये उससे भिड़ गया, ये उससे हार गया, फिर उसके हार जाता है तो उसका बेटा आता है तो वो उसको हरा देता है, फिर वो इस तरह से इनमें लगातार संघर्ष चलता ही रहता है। यहाँ वही चीज़ें आ रही है सामने। सत्याश्रय नामक चालुक्य राजा को चोल नरेश राजराज ने परास्त कर दिया और चालुक्य सोमेश्वर प्रथम ने इस अपमान का बदला न केवल चोल नरेश राजाधिराज को कोप्पम के युद्ध में करारी हार देकर लिया, ये लो अब इसका बदला ले लिया वापस। चालुक्य जो राजा था सोमेश्वर फर्स्ट, इस अपमान का बदला न केवल चोल नरेश राजाधिराज को कोप्पम के युद्ध में हरा दिया इसने देकर लिया, बल्कि और क्या किया उसने, इस युद्ध में उसे राजाधिराज का वध भी कर दिया। ये लो साहब, उसको मार भी दिया। फिर साथ में नरेश विक्रमादित्य षष्ठ ने विक्रमांक के नाम से भी विख्यात था, कांची पर अधिकार कर लिया
और प्रसिद्ध कवि विल्लन को संरक्षण प्रदान कर दिया। विल्लन ने विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित विक्रमांक देव चरित नामक ग्रंथ लिखा। अंडरलाइन करो यहाँ से। वातापी और कल्याणी के चालुक्य नरेशों को हिंदू होने पर भी बौद्ध और जैन धर्म को प्रश्रय दिया। ये हिंदू राजा थे, कहाँ के? वातापी और कल्याणी के, लेकिन इन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी आश्रय दिया। ठीक है, किसको आश्रय दिया? बौद्ध और जैन को। समझ रहे हो? बहुत अच्छे। आगे चले, क्या है आगे देखो। चालुक्य राजाओं ने अपने मंदिरों का निर्माण करवाया। याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिताक्षरा व्याख्या के लेखक प्रसिद्ध विधिवेता विज्ञानेश्वर चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में ही रहते थे। मिताक्षरा को हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता था। तो यहाँ अपना ये चालुक्य वंश भी समाप्त हो जाता है। आगे बढ़े हम तो देखो क्या है आगे। मध्य एशिया की लड़ाकू जातियां सख्त, अब बाह्य आक्रमणकारी और आत्मसातीकरण, ये अपने यहाँ के राजा हुए थे, इनका शासन था। ठीक है, लेकिन अब बाह्य आक्रमण, बाहर से जो आक्रमणकारी आए उनमें शक जाति थी, हूण आए और कुषाण आए। इन तीनों को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले शक। मध्य एशिया की लड़ाकू जाति क्या थी? शक, जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया। यहाँ के शक बोलन दर्रे से होकर लगभग 71 ईस्वी पूर्व में भारत आए। शक बोलन दर्रे से लगभग 71 ईस्वी पूर्व में भारत आए थे। रामायण एवं महाभारत में शक बस्तियों को कम्बोजों एवं यवनों के साथ रखा गया। काल का चार्य कथानक में भारत में शकों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे इसको, जिसमें उन्हें शक कुल कहा गया। सिंधु प्रदेश को जीतकर उन्होंने सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की। ठीक है, मुद्राओं और लेखों से स्पष्ट है कि इसकी एक शाखा से उत्तरापथ और मथुरा में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और कालांतर में वे अवंती, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में भी फैल गए। धीरे धीरे इन्होंने कहीं जगह पर अधिकार कर लिया। और तक्षशिला के शक शासकों में मावेज एवं एजेज के नाम आते हैं। तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश पल्लवों द्वारा हुआ। अब देखो, तक्षशिला में शकों का मावेज और एजेज के नाम आते हैं। तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश किसने किया? पल्लवों ने। हमामश और हगान मथुरा के प्रारंभिक शक क्षत्रप थे। ये शकों के नाम हैं। मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्षक लेख में बाद के शक शासक राजबुल को महाक्षत्रप कहा गया। मथुरा के शकों ने पूर्वी पंजाब तक अपनी सीमा का विस्तार कर लिया था। मथुरा में शक शक्ति का विनाश कुषाणों द्वारा हुआ। मथुरा में शक शक्ति को किसने मिटाया? कुषाणों ने। पश्चिमी भारत में शकों के शहरात वंश के भूमक तथा नहपान 2 शासक ज्ञात हैं। इन शक शासकों को सातवाहनों से कुछ प्रदेश जीते और महाराष्ट्र, काठियावाड़, गुजरात पर शासन किया। नहपान के समय भारत तथा पश्चिम देशों के बीच समृद्ध व्यापारिक संबंध कायम थे। तो ये इस तरह की शक जाति थी। पेज पलट लिया तो जोगलाथाम्बी नामक स्थान से मिले सिक्कों से ये प्रमाणित होता है कि नहपान गौतमी पुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ था। नासिक लेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को शहरात वंश का उन्मूलक कहा गया है। उज्जैनी तथा काठियावाड़ के शक शासकों में चष्टन का नाम आता है। ये राजा का नाम है, शासक का नाम है चष्टन, जिसमें उज्जैनी में शक राजवंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? उज्जैनी में शक राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट चलें आगे हम और देख लेते हैं। यहाँ से देखिए आप, उज्जैनी में शक राजवंश की स्थापना किसने कर दी? चष्टन ने। इस वंश के शासकों ने अपने लेखों मुद्राओं पर शक संवत का उपयोग किया था। चष्टन का पौत्र रुद्रदामन महत्वपूर्ण शासक हुआ, जिसके बारे में जानकारी जूनागढ़ लेख से प्राप्त होती है।
रुद्रदामन का साम्राज्य पूर्वी पश्चिमी मालवा, द्वारका, जूनागढ़, साबरमती नदी, मारवाड़, सिंधु घाटी, उत्तरी कोंकण एवं विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। मुद्राओं में प्रदर्शित होता है कि चष्टन का वंश 305 में समाप्त हो गया और हुणों का पतन हो गया। शकों का। अब आ गए हुण। हुणों को देखते हैं हम। हुण मध्य एशिया की बर्बर जाति थी, बहुत खतरनाक जाति थी मध्य एशिया की, जिसने शकों की भांति भारतवर्ष में उत्तर पश्चिम सीमा की ओर से प्रवेश किया। ये दैत्य भी पुकारे जाते थे, राक्षस थे मतलब एक तरह के। सर्वप्रथम 458 ईस्वी के लगभग स्कंदगुप्त के समय इनका आगमन हुआ, जिसमें इनकी पराजय होती है। इन्होंने स्कंदगुप्त के टाइम पे आक्रमण किया, लेकिन ये हार जाते हैं। कालांतर में तोरमाण नामक सरदार ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करके क्या कर दिया, पंजाब, राजपुताना, सिंध और मालवा पर अधिकार कर लिया। किसने? तोरमाण ने। महाराजाधिराज की पदवी धारण की और उसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। तोरमाण का पुत्र था मिहिरकुल, जिसका राज्य 510 ईस्वी से आरंभ हुआ। सियालकोट इसकी राजधानी थी। बौद्ध भिक्षुओं से मिहिरकुल को घृणा थी। उसने अनेक मठों एवं स्तूपों को नष्ट कर दिया। मालवा के शासक यशोधर्मा ने इसे पराजित किया। पराजित होने के बाद यह कश्मीर चला गया और कश्मीर में अपना राज्य कायम किया। हुणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया और भारत की राजनीतिक जो एकता थी वो समाप्त हो गई और देश पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। ठीक है। हुणों के बाद अब बात करेंगे हम कुषाण वंश की। कुषाणों को यूची का तोचेरियन भी कहा जाता है। अंडरलाइन कर लो इसको। कुषाणों को क्या कहते हैं? यूची या तोचेरियन। यूची कबीला 5 भागों में बट गया था। इन्हीं में से एक कबीले ने भारत में कुछ भागों पर शासन किया। कुजुल कडफिसस फर्स्ट ये कुषाणों का राजा है। ये अपनी जाति के गौरव का संस्थापक था। इसे दक्षिणी अफगानिस्तान, काबुल, कंधार और पर्थिया के एक भाग को अपने राज्य में मिला लिया। इसने वैदिक धर्म को अंगीकार किया। इसने वैदिक धर्म को स्वीकार किया। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अगला आता है हमारे सामने विम कडफिस द्वितीय। भारत में एक विशाल क्षेत्र पर इसका राज्य था। ये सेव मत का था। ठीक है। इससे पहले जो था कुजुल कडफिसस, उसने तो वैदिक धर्म को अपनाया और ये सेव मत था। इसकी कुछ मुद्राओं पर त्रिभुज, त्रिशूलधारी, व्याघ्र चर्माग्राही, नंदी अभिमुख भगवान शिव की आकृति अंकित है। इसने भारत में पहली बार अपने नाम के सिक्के चलाए। कनिष्क, देखो कनिष्क का चित्र भी आप देख रहे हो यहाँ पे। ये भारत में प्रमुख कुषाण राजाओं में माना जाता है। सबसे श्रेष्ठ राजा माना जाता है कुषाणों में। परंपरा के अनुसार इसके समय में कश्मीर में कुंडल वन में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संघिति संपन्न हुई थी। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में नया संवत चलाया था, जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। कौन सा संवत बच्चों? शक संवत, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विक्रम संवत है, विक्रमादित्य चलाया था 56 ईस्वी में, 57 में। ठीक है। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर दहाम कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। उसने कासगर, यारकंद व खोतान पर भी विजय प्राप्त की। माँ स्थान पर पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक बड़ी मूर्ति अंकित है। मथुरा जिले में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है। इस प्रतिमा में उसने घुटने तक चोगा और भारी बूट पहने हुए हैं। एक तांबे के सिक्के पर कनिष्क को वेदी पर बलि देते दिखाया गया है। ठीक है। ये कुषाणकालीन सिक्के आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है और ये कनिष्क का चित्र है। कनिष्क के राज दरबार में पार्श्व, वासुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध विचारक, नागार्जुन जैसे प्रख्यात गणितज्ञ और चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय और प्रचार कनिष्क के समय में ही हुआ था। उत्तर भारत में कुषाण शासकों की सत्ता लगभग 230 ईस्वी तक बनी रही। इस समय रोम से भारत का व्यापार काफ़ी लाभप्रद स्थिति में था, जिससे भारत में आर्थिक समृद्धि आई। आत्मसातीकरण क्या देखते हैं इसमें? शक और कुषाण विदेशी जातियाँ थीं। इन्होंने शासन तो किया, परंतु धीरे धीरे इनका भारतीय समाज एवं संस्कृति में आत्मसातीकरण हो गया, मतलब यही मिल गई है।
भारतीयों की उदार प्रवृत्ति के कारण ये बर्बर कबीलाई जातियाँ जो समाज का अंग बन गई। कुषाण शासकों में तो वैदिक धर्म पालन एवं शैव मत की निष्ठा सर्वमान्य रही। कनिष्क द्वारा की गई बौद्ध धर्म की सेवा तो उसे भारत में महान राजाओं में अधिष्ठित करती है। वैसे ये जातियाँ बहुत बर्बर थी, खतरनाक थी, लेकिन यहाँ आकर के हमारे भारत जैसे ही थोड़े थोड़े बन गए थे, है ना। इन्होंने यहाँ के धर्मों को अपना लिया, वैदिक धर्म शैव मत को मान लिया, और कनिष्क ने तो बौद्ध धर्म की बहुत सेवा की, इसलिए महान राजाओं में गिना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये चैप्टर अपना यही कंप्लीट हो जाता है पहला, ठीक है। तो इसके आपको क्वेश्चन आंसर इधर दिए हैं, एक बार देख लेते हैं थोड़ा। बाकी इसमें आप चैप्टर पढ़ो, अंडरलाइन है जो करा दी वही आपके नोट्स हैं, उन्हीं को आप करते रहना, याद करो बढ़िया इससे, और ये ठीक है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो आज के लिए काफ़ी है प्यारे बच्चों, और कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।